हेलो हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आर्थिक समीक्षा है ना 2022-23 हम लोग देखेंगे। इससे पहले जो है हम लोग आर्थिक बजट पे चर्चा किए थे 2023-24 का। ठीक है, जो कि है ना, तो फ्रेंड ये सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 31 जनवरी 2023 को आर्थिक समीक्षा 2022-23 संसद में प्रस्तुत किया गया। आर्थिक समीक्षा हमेशा बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार वी आनंद नागेश्वरन के मार्गदर्शन में आर्थिक कार्य विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नोट में देख लेंगे फ्रेंड। देखिए 1950-51 में भारत का पहला आर्थिक समीक्षा को पेश किया गया था। ठीक है, और 1964 तक आर्थिक समीक्षा जो है वो फ्रेंड बजट के साथ साथ प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन 1964 के बाद इसे आम बजट के एक दिन पूर्व पेश किया जाने लगा 1964 से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी में वृद्धि और राजकोषीय घाटा का अनुमान। तो फ्रेंड्स ये वित्तीय वर्ष जीडीपी में वृद्धि और राजकोषीय घाटा। देखिए वित्तीय वर्ष 2021-22 का अंतिम अनुमान के अनुसार जीडीपी में वृद्धि दर 8.7% रही, वही राजकोषीय घाटा 6.7% रहा। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2022-23 का पहला अग्रिम अनुमान में जीडीपी वृद्धि दर 7% रही, राजकोषीय घाटा जो है वो 6.4% रहा। वही वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुमानित है कि वो 6.8% जीडीपी वृद्धि दर रहेगा। ठीक है, ध्यान रखें। अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स वर्ष 2022-23 में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में भारत का क्या क्या स्थान है। तो फ्रेंड देखिए विभिन्न क्षेत्र दिया हुआ है, उसमें क्या स्थान है। तो फ्रेंड देखिए वैक्सीन निर्माण में भारत का स्थान पहला है। दोपहिया और तिपहिया वाहन के निर्माण में भी भारत का स्थान पहला है। दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। वही कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। मोबाइल फोन के निर्माण में भारत का स्थान दूसरा है। अंडा उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारत का स्थान तीसरा है। फार्मास्यूटिकल या फार्मा उद्योग में भारत का स्थान जो है तीसरा है। वही फ्रेंड्स यात्री गाड़ी के निर्माण में भारत का स्थान चौथा है। रेलवे नेटवर्क में भारत का स्थान चौथा है और विदेशी मुद्रा भंडारण में भारत का स्थान जो है वो छठा है। विश्व व्यापार के सेवा निर्यात में भारत का स्थान सातवां है और मांस उत्पादन में भारत का स्थान जो है वो आठवां है और विश्व व्यापार के सेवा आयत में भारत का स्थान जो है वो 10वां है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग फ्रेंड्स आर्थिक समीक्षा टू द पॉइंट पे चर्चा करेंगे। देखिए आर्थिक समीक्षा 2022-23 कुल जो है वो 12 अध्यायों में बांट कर दिया गया है, जो हम लोग फ्रेंड्स हर एक अध्याय पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो पहला अध्याय है अर्थव्यवस्था की स्थिति 2022-23 में पूर्ण सुधार। देखिए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6% से 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए शहरी बेरोजगारी दर सितंबर 2021 तक जो है वो 7.2% हो गई थी। वित्त वर्ष 2023 के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा भारत का विकास अनुमान। तो फ्रेंड्स भारत मतलब 2023 में जो भारत में अनुमान लगाया है जीडीपी का, जो एजेंसी देखिए एडीबी मतलब एशिया डेवलपमेंट ने जीडीपी 7% रहने का अनुमान लगाया है। वही मूडी जो है वो 7%, वही फिच 7%, वर्ल्ड बैंक जो है वो 7.9%। हम जिसको घेर दे रहे हैं ना वो इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो है वो 6.9% जीडीपी रहने का अनुमान लगाया है। वही आईएमएफ के द्वारा 6.8%, आरबीआई के द्वारा 6.8% और एसबीआई के द्वारा 6.8% जीडीपी रहने का अनुमान लगाया है। वही ओईसीडी के द्वारा 6.6% जो है वो 2023 में भारत का जीडीपी रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नोट में देख लेते हैं। इन सभी एजेंसियों द्वारा भारत का औसत विकास दर जो है वो 6.9% अनुमानित किया गया है। ठीक है, क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बाजार विनियमन दर में पांचवें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अपना देश भारत। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स अध्याय 2 पे चर्चा करेंगे, जिसमें भारत का माध्यमिक विकास परिदृश्य है ना आशावादी तथा विश्वसनीय। देखिए यह अध्याय यह दर्शाता है कि महामारी पूर्व वर्ष की तुलना में अब भारत का विकास परिसर जो है वो क्या हो गया तो बेहतर नजर आ रहा है और भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले वर्ष में अपनी पूरी क्षमता के साथ विकास करने के लिए तैयार है। ठीक है, सरकार के अनुसार 2019 में राष्ट्र अवसंरचना पाइपलाइन मतलब नेशनल है ना इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और 2021 के राष्ट्र मुद्रीकरण पाइपलाइन से बुनियादी ढांचों के निर्माण और विकास के लिए एक मजबूत आधार रेखा तैयार की गई है। ठीक है, अब देखते हैं अध्याय 3 में जो है राजकोषीय विकास मतलब राजस्व सुधार से रिलेटेड क्या प्रावधान हुआ। देखिए अप्रैल नवंबर 2022 के दौरान सकल कर राजस्व में 15.5% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, जो कि प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष करों जीडीपी में दमदार वृद्धि संभव हुई। पिछले कुछ वित्तीय वर्ष में औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह जो है वो वृद्धि देखी गई है। ठीक है, अगला है देखिए चालू वित्त वर्ष के दौरान राजस्व व्यय की आवश्यकता काफी अधिक रहने के बावजूद केंद्र सरकार ने पूंजीगत व्यय पर विशेष जोर दिया। सरकार की पूंजीगत व्यय आधारित विकास रणनीति में भारत में विकास दर एवं ब्याज दर के बीच अंतर को धनात्मक रखने में मदद मिलेगी, जिससे आने वाले वर्ष में जो है ऋण जीडीपी अनुमान को
एक दायरे में रखना संभव हो पाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब हम लोग फ्रेंड्स अध्याय 4 पे चर्चा करेंगे, जो कि है मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता एक अच्छा वर्ष। ठीक है, आरबीआई ने पॉलिसी रेपो रेट में संचयी तौर पर 225 आधार अंकों की वृद्धि की। ठीक है, सकल गैर निष्पादित संपत्ति संपत्ति अनुपात जो है वो जीएनपीए घटकर पिछले 7 वर्षों के निचले स्तर 5% पर पहुंचा। ठीक है, भारत के वित्त वर्ष 2023 अप्रैल दिसंबर में घरेलू शेयर बाजार प्रदर्शन में अपने समकक्षों को पीछे छोड़ा। अगला है फ्रेंड्स अध्याय 5, कीमतें और मुद्रास्फीति नाजुक परिस्थितियों का कामयाबी। देखिए, भारत में खुदरा महंगाई दर अप्रैल 2022 से बढ़कर 7.8% के शिखर पर पहुंच गई, लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया में न्यूनतम में से एक रही। सरकार ने घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने और महंगाई रोकने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई, जो निम्नलिखित है। जो रणनीति अपनाई उसमें निम्नलिखित है। देखिए, प्रमुख कच्चे माल, ठीक है, फेरोनिकल, कोकिंग कोक इत्यादि पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया। पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क में चरणबद्ध कटौती की गई। कपास पर सीमा शुल्क माफ कर दिया गया और गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई थी। फ्रेंड्स, आप लोग को ध्यान होगा। देखिए, अध्याय 6 में देखिए सामाजिक अवसंरचना और रोजगार व्यापक व्यवस्था। जीवन के बेहतर गुणवत्ता के लिए सरकारी व्यय में वृद्धि की गई। ठीक है, स्वास्थ्य क्षेत्र पर केंद्र एवं राज्य सरकार का अनुमानित व्यय बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी का 2.1% हो गया। ठीक है, बाल मृत्यु दर 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर U5MR और नवजात शिशु मृत्यु दर NMR में नियंत्रण गिरावट दर्ज की गई। फ्रेंड्स, 4 जनवरी 2023 तक आयुष्मान भारत योजना के तहत लगभग 22 करोड़ लाभार्थियों का सत्यापन किया गया। आयुष्मान भारत के तहत देश भर में 1.54 लाख से अधिक स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्र को चालू किया गया। आर्थिक समीक्षा में प्रकाश डाला गया कि यूएनडीपी में बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में 41.5 करोड़ लोग वर्ष 2005-6 से वर्ष 2019-20 के बीच गरीबी से ऊपर आए हैं। ठीक है, अगला है वर्ष 2023 से 2027 तक 14,500 अधिक पीएम श्री स्कूल का निर्माण किया जाएगा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 6 जनवरी 2023 तक कोविड टीकों की 220 करोड़ से भी अधिक खुराक लोगों को दी गई। असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई श्रम पोर्टल विकसित किया गया, जिसका सत्यापन आधार से होता है। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखेंगे। 31 दिसंबर 2022 तक कुल मिलाकर 28.5 करोड़ से भी अधिक असंगठित कामगारों ने ई श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है। तो फ्रेंड्स, ये जो है आर्थिक समीक्षा 2022-23 में सरकार के द्वारा किए गए कार्य का लेखा जोखा होता है, जिसे 12 अध्याय में बांटा गया है। तो हम लोग एक एक करके देख रहे हैं। अब देख रहे हैं अध्याय 7, जिसमें जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण भविष्य की तैयारी। भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए नेट जीरो की संकल्पना की व्यक्ति है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, है ना, ध्यान रखेंगे डाटा। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन से 40% अधिष्ठापित बिजली क्षमता का अपना लक्ष्य वर्ष 2030 से पहले ही हासिल कर लिया। भारत ने अब 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधनों से 50% संचयी विद्युत ऊर्जा स्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। ई जीवाश्म ईंधनों से संभावित अधिष्ठापित क्षमता वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट से अधिक हो जाएगी। इनमें वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2029-30 तक औसत उत्सर्जन दर में लगभग 29% की कमी आएगी। भारत ने जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक 45% कम कर देगा। पर्यावरण के लिए जीवाश्म शैली लाइफ के रूप में जन आंदोलन शुरू किया गया है। फ्रेंड्स, ये सब पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगला है अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता कम करने को ध्यान में रखते हुए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क नवंबर 2022 में जारी किया गया। ठीक है, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को जारी करने की घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई थी। इसे जारी करने एवं इसका सत्यापन करने के लिए एक ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी का भी गठन किया गया है। ठीक है, देखिए, वर्ष 2027 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र बनने के लिए राष्ट्र हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू की गई। ठीक है, राष्ट्र हरित हाइड्रोजन मिशन द्वारा वर्ष 2030 तक कम से कम 5 MMT मिलियन मीट्रिक टन की वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित कर ली जाएगी। ठीक है, राष्ट्र हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत वर्ष 2030 तक जीवाश्म ईंधन के आयात में 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की संचयी कटौती की जाएगी। वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में लगभग 125 गीगावाट की वृद्धि की जाएगी और ग्रीन हाउस गैस GHG के वार्षिक उत्सर्जन में लगभग 50 TMT की कमी की जाएगी। ठीक है, अक्टूबर 2022 तक राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत 61.6 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता
स्थापित किया जा चुका है। जलवायु परिवर्तन के लिए 12 उत्कृष्टता केंद्र बनाए गए और इनमें इन्हें जो है मजबूत किया जा रहा है। सतत कृषि के लिए राष्ट्र मिशन, तो फ्रेंड्स जैविक खेती के तहत 0.15 लाख हेक्टेयर और सूक्ष्म सिंचाई के लिए 10 लाख हेक्टेयर को कवर करने का प्रमुख लक्ष्य है। 16 अगस्त 2022 को भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को सूचित करने के लिए भारत ने अधिकतर राष्ट्र स्तर पर निर्धारित योगदान प्रस्तुत किया। भारत ने अपना पहला एनडीजी अक्टूबर 2015 में यूएनएफसीसी को प्रस्तुत किया, जिसमें वो 8 लक्ष्य शामिल थे। ठीक है, अगला है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक लगभग 7,204 मिलियन टन है। ठीक है, जहां अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्टॉक जो है वो है 1,024 मिलियन टन। उसके बाद मध्य प्रदेश 609 मिलियन टन स्थान है। ये ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार अगस्त 2022 तक भारत के 18 राज्यों में 75,796.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है वो 53 टाइगर रिजर्व फैले हैं। ठीक है, जो जंगली भागों को वैश्विक आबादी का 75% इसमें रहता है। ठीक है, देश के 17 टाइगर रिजर्व अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है और 2 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार मिल चुका है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी 674 है और 12,852 जो है वो तेंदुओं की संख्या है। ठीक है, पूरे विश्व के 60% से अधिक हाथियों की आबादी जो है वो भारत में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे पॉइंट। अब हम लोग देखते हैं अध्याय 8वां, जिसमें कृषि और खाद्य प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा में पोषण सुरक्षा तक। देखिए, प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार भारत में 315.7 मिलियन टन कुल खाद्य उत्पादन हुआ है, जिसमें खरीफ फसल का उत्पादन 104.9 मिलियन टन अनुमानित है। पिछले 6 वर्ष के दौरान भारतीय कृषि क्षेत्र में 4.6% की औसत वृद्धि दर से जो है ना प्रगति कर रहा है। ठीक है, वर्ष 2021-22 में कृषि और संबंध क्षेत्र में सिर्फ 3% की वृद्धि देखी गई है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला है 2021-22 के दौरान कृषि निर्यात 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। 2018-19 के केंद्रीय बजट में घोषणा की गई कि किसानों को सभी जरूरी फसल का उत्पादन लागत कम से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। तदनुसार कृषि वर्ष 2018-19 के बाद से खरीफ रबी समेत सभी 22 फसलों के लिए MSP दिया जा रहा है। ठीक है, 23 दिसंबर 2022 तक जो है वो 3.89 करोड़ पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ जो है 1998 में की गई थी। ठीक है, भारत में 4.3 लाख जैविक किसान हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक है। ठीक है, परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत किसान उत्पादन संगठनों के माध्यम से जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, 59.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को वर्ष 2021-22 में जैविक खेती के तहत लाया गया था। ठीक है, तीसरे अग्रिम अनुमान 2021-22 के अनुसार 342.3 मिलियन टन बागवानी फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2021 के दौरान अपने 75वें सत्र में वर्ष 2023 को आर्थिक मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है 2023 को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पोषण अनाज वर्ष पहल के माध्यम से भारत मोटे अनाज को बढ़ावा देने में अग्रिम भूमिका निभा रहा है। ठीक है, वर्ष 2021-22 के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत ने 50.9 मिलियन टन से अधिक मोटे अनाज का उत्पादन किया, जो एशिया के 80% और वैश्विक उत्पादन का 20% है। ठीक है, सरकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई है। ठीक है, वर्ष 2021-22 के दौरान कृषि खाद्य निर्यात मूल्य भारत कुल निर्यात का 10.9% था। ठीक है, सरकार ने 1 जनवरी 2023 से 1 वर्ष के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 81.4 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके तहत सरकार अगले 1 वर्षों के लिए लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम और अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी। ठीक है, कोविड-19 महामारी के चलते गरीबों को हुए आर्थिक व्यवस्था के कारण जो है अप्रैल से जून 2022 की अवधि के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चरण 1 के अनुसार हुई थी। चरण 1 की शुरुआत हुई थी। अभी तक इसके आगे भी विभिन्न चरणों को लागू किया जा चुका है। चरण 7 अक्टूबर से दिसंबर 2022 को शामिल करने वाला नवीनतम चरण है। ठीक है, इसके तहत जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम अतिरिक्त खाद्यान्न मुफ्त में प्रदान
किया जाता है। पीएम किसान के अंतर्गत 11.3 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। ठीक है। राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना मतलब इनाम के तहत 1.74 करोड़ किसानों और 2.39 लाख व्यापारियों को शामिल किया गया है। ठीक फ्रेंड्स। अब हम लोग फ्रेंड्स अध्याय 9 को देखेंगे, जिसमें उद्योग स्थायी विकास। सकल घरेलू उत्पाद के हिस्सों के रूप में वस्तु और सेवाओं का निर्यात वित्त वर्ष 2016 के बाद से सबसे अधिक रहा है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है, जिसके हैंडसेट का उत्पादन वित्त वर्ष 2021 में 29 करोड़ यूनिट भारत ने कर दिया है। ठीक है। अगला है, भारत विश्व का सबसे अधिक जेनेरिक दवाओं का उत्पादन करने वाला देश है, जो मात्रा के आधार पर वैश्विक आपूर्ति में 20% की हिस्सेदारी रखता है। न्यूटिकल मतलब फार्मा उद्योग में भारत दुनिया के तीसरे और मूल आधार पर 14वें स्थान पर है। फार्मा उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है ना, एफडीआई में 4 गुना वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2019 में एफडीआई $180 मिलियन से बढ़कर वित्त वर्ष 2022 में $699 मिलियन हो गया है। भारत विश्व के 60% बाजार हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा वैश्विक वैक्सीन निर्माता भी है। ठीक है। भारत का लक्ष्य 2025 तक $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनना है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात में वित्त वर्ष 2019 में $4.4 बिलियन से वित्त वर्ष 2022 में 11.6 बिलियन तक लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कोयला का उत्पादन बढ़कर 911 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 17% अधिक है। वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत के समेकन को और बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया 2.0 की शुरुआत की गई। यह 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिससे 15 विनिर्माण क्षेत्र और 12 सेवा क्षेत्र शामिल है। मेक इन इंडिया 2.0 27 क्षेत्रों के साथ साथ 24 उप क्षेत्रों के विकास को भी बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्य के अनुसरण में और आत्मनिर्भरता हासिल करने की दृष्टि से सरकार ने पीएलआई योजना शुरू की है। भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में शामिल करने के लिए पीएलआई योजना अपने 5 वर्षों में अनुमानित 4 लाख करोड़ पूंजीगत व्यय के साथ 24 श्रेणियों में शुरू की गई है। ठीक है। वित्त वर्ष 2022 में पीएलआई योजना के अंतर्गत 47,500 करोड़ रुपए का निवेश देखा गया है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अध्याय 10, जिसमें सेवा शक्ति का स्रोत। वित्त वर्ष 2022-23 में सेवा क्षेत्र में 9.1% की दर से बढ़ने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सेवा निर्यात $254.5 बिलियन रहा है। वित्तीय सेवाओं में परिवर्तित करने के लिए 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की घोषणा की गई है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सेवा में क्षेत्र के सूची में भारत को 7वां सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्राप्तकर्ता के रूप में दर्शाया गया है। बीमा कंपनी में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 54% कर दी गई है। भारत बीमा बाजार दुनिया में 10वें सबसे बड़ा है। अब हम लोग फिर अध्याय 11 देख रहे हैं, जिसमें वैदेशिक क्षेत्र सतर्क और आशावन। ठीक है। आशावन देखिए, अप्रैल दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात $332.8 बिलियन रहा। अप्रैल दिसंबर 2022 के दौरान व्यापक आयात $551.7 बिलियन रहा है। अगला है फ्रेंड्स, भारत ने अब तक 11 मुक्त व्यापार समझौते किए। इस सूची में सबसे नया भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता है ना, ECTA है ना, ECTA भारत ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड्स आप लोग ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। अगला है, जिस पर 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षर किया गया और 29 दिसंबर 2022 को प्रभावी हुआ। ठीक है। इससे पहले भारत और यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता जो CEPA, तो CEPA जो है वो भारत, यूएई और ECTA भारत ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखेंगे, जिस पर 18 फरवरी 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे और आधिकारिक तौर पर 1 मई 2022 को प्रभावी हुआ। ठीक है। आसियान सदस्यों और 6 अन्य WTO सदस्य मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 6 सदस्यों के बीच जो है क्षेत्रीय व्यापक भागीदारी समझौता RCEP 15 नवंबर 2020 को हस्ताक्षरित और 1 जनवरी 2022 से प्रभावी हुआ। कृषि उत्पाद के परिवहन में किसानों की सहायता करने के लिए अगस्त 2022 में कृषि उड़ान योजना शुरू की गई थी। ठीक है। कृषि उड़ान 2.0 को अक्टूबर 2021 में मौजूदा प्रावधानों को बढ़ाते हुए प्रारंभ किया गया था। ठीक है। अप्रैल से सितंबर 2022 के अवधि के लिए चालू खाता घाटा CAD GDP का
3.3% दर्ज किया गया। अप्रैल से सितंबर 2022 की अवधि के लिए चालू खाता शेष सीएबी जीडीपी का 4.4% दर्ज किया गया है। दिसंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण 562.7 बिलियन डॉलर हो गया है। ठीक है, नवंबर 2022 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक था। सितंबर 2022 के अंत तक भारत विदेशी ऋण 610.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें दीर्घकालीन ऋण जो है वो 478.8 बिलियन अमेरिका डॉलर और अल्पकालीन ऋण 131.7 बिलियन अमेरिका डॉलर था। ठीक है, अमेरिकन डॉलर था। अब अध्याय 12 में देखते हैं, जिसमें भौतिक और डिजिटल अवसंरचना। ठीक है, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के तहत कुल 141.4 लाख करोड़ रुपए की 89,151 परियोजना का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में है। ठीक है, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन की शुरुआत वित्त वर्ष 2019-20 से अगले 5 वित्त वर्ष 2024-25 के लिए की गई है। अगस्त 2021 में शुरू हुई राष्ट्र मुद्रीकरण पाइपलाइन 9 लाख करोड़ रुपए की निवेश क्षमता के साथ कार्य कर रही है। राष्ट्र मुद्रीकरण पाइपलाइन की शुरुआत 23 अगस्त 2021 को की गई थी। वित्त वर्ष 2022 के दौरान 0.9 लाख रुपए की मुद्रीकरण लक्ष्य हासिल किया गया है। वित्त वर्ष 2023 के लिए 1.6 लाख करोड़ रुपए मुद्रीकरण का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, 30 सितंबर 2022 तक सरकार ने 16 राज्यों में 59 सोलर पार्क के विकास को मंजूरी की। कुल लक्ष्य क्षमता 40 गीगावाट है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 17.2 लाख गीगावाट पर आवर विद्युत का उत्पादन हुआ। कुल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा थर्मल का है, जो कि 59.1%। द्वितीय सबसे बड़ा क्षमता जो है अक्षय ऊर्जा 27.5%। तृतीय सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो हाइड्रो 11.7% का है। ठीक है, अगला है वित्त वर्ष 2022 के दौरान 10,457 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों का निर्माण किया गया। वित्त वर्ष 2023 में अक्टूबर 2022 तक जो है वो 4,060 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क का निर्माण किया जा चुका है। भारत में जल मार्गों की कुल नौगन लंबाई जो है वो 14,850 किलोमीटर है। नेशनल वाटरवे की लंबाई, ठीक है, ध्यान रखें, 14,850। अगला है राष्ट्रीय जलमार्ग की सबसे ज्यादा लंबाई जो है वो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, हाल ही में 106 नए जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग मतलब नेशनल वाटरवे घोषित किया गया है, जिससे देश में नेशनल वाटरवे की कुल संख्या जो है वो 111 हो गई है। 100 साल पुराने अधिनियम के स्थान पर अंतर्देशीय पोत अधिनियम 2021 लागू किया गया, ताकि अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के साथ पत्तनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। ठीक है, अगला है 68,031 मार्ग किलोमीटर से अधिक लंबाई के साथ भारतीय रेलवे विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। 2019-22 के दौरान यूपीआई आधारित लेन देन के लिए मूल्य के संदर्भ में 121% की वृद्धि हुई और मात्रा के संदर्भ में 115% की वृद्धि हुई। नवंबर 2022 तक भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या 117 करोड़ है, जिसमें से 43.3% उपभोक्ता ग्रामीण क्षेत्र में है। ठीक है, नवंबर 2022 तक कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं में से 97% मोबाइल फोन द्वारा जुड़े हुए हैं। भारत में कुल टेली घनत्व जो है वो 84.8% है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें दिल्ली में सबसे अधिक जो है वो 270% और बिहार में सबसे कम 55.4% है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 2015 से 2021 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में 200% की वृद्धि हुई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। ठीक है, जून 2022 के स्थिति के अनुसार लगभग जो है वो 84 करोड़ ग्राहकों के पास इंटरनेट कनेक्शन है। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग का आर्थिक समीक्षा है ना 2022-23 पर डिस्कस करने का प्रयास किया गया, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग 1 से 2 बार जरूर देखें, और जहां जहां पे हमने वीवीआई लगाया और घेर दिया फ्रेंड्स, उस पे विशेष उस डाटा को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, जैसे नेशनल वाटरवे की लंबाई है ना फ्रेंड्स, उसके बाद टेली घनत्व है ना, बिहार में कितना, ये सब जो हम लोग डिस्कस किए वो सबको अच्छे से आप लोग रिकॉल कर लेंगे। ठीक है, तो मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो फ्रेंड्स प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथ शेयर करके मिलते हैं।